हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। और जो है आज हम दूसरा पेपर पढ़ाएंगे टीजीटी का, जो कि 2016 का है। कहाँ का है, किस सन का है? 2016 का है। ये पेपर टीजीटी का है, 2016 का है। ठीक है, पहला पेपर हमने पढ़ा दिया जो 2021 का था। अब टीजीटी 2016 के पेपर पढ़ाने जा रहे हैं। जो प्रश्न ये आए हुए हैं, मॉडल पेपर है, ये प्रश्न पूछे गए हैं 2016 में। वही पेपर हम इस समय प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम सब पढ़ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? यहाँ कौन सा रस होगा? बी रस है, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। इसमें मिलने जुलने की संभावना है, तो इसको क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस। दी गई पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के दो रस होते हैं। कौन कौन से? पहला संयोग है, दूसरा वियोग है। फिर दूसरा है, यशोदा हरि पलन झुलावे, लहरावे दुहलरावे मलरावे, सोई सोई कछु गावे। दी गई पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? रौद्र रस है, रौद्र रस। यशोदा हरि कछु गावे, मैं कृष्ण के पति। माँ यशोदा का वात्सल्य रस है, इसमें वात्सल्य रस होगा। ठीक, बी। इसमें तो रौद्र रस दिया गया है, इसका भाव है ना, तो इसमें कौन सा रस है? यशोदा हरि पलना झुलावे लहरावे, वात्सल रस होगा, ये बी। यहाँ पे वो गलत लिखा हुआ है, ये होगा वात्सल रस। ठीक, फिर निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी भाषा से संबंध नहीं है? क्या? निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? किससे संबंध नहीं? अवधी से, बिहारी से कोई संबंध नहीं है। मगधी, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़, बंगेली पूर्वी बोली की बोलियां हैं। अतः अवधी का संबंध बिहारी से नहीं है, कोई मतलब नहीं है अवधी से बिहारी तक। ठीक, मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही कहाँ की? बिहार की है। मगही बिहार क्षेत्र में बोली जाती, बिहार में मैथिली और मगही में भोजपुरी बोली जाती। बिहार में मैथिली, मगही व भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ? बिहार में। फिर सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? कहाँ से होता है? प्रचार से होता है। कहाँ से सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से होता है? प्रचार से। सिंधी भाषा का विकास प्रवण भाषा अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास प्रचंड यहाँ पर होगा, प्रचंड अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से, पंजाब भाषा का विकास पैचासी अपभ्रंश तथा पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं, हिंदू मांग पर पाँव न रखे हूँ। हिंदू मांग पर पाँव न रखे हूँ का बहुते जो हिंदी बखे हूँ, ये काव्य में कौन सा बोली है? इस पंक्तियों में कौन सा बोली? हिंदू मांग पर पाँव न रखे हूँ का बहुते जो हिंदी बखे। इन पंक्तियों में से कौन सा बोली है? अवधी बोली। कौन सी? अवधी। दी गई पंक्तियां हिंदू मांग बखयु अवधी बोली है। अवधी बोली तथा छत्तीसगढ़ तीनों पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक, फिर एक खाक में मिलना, खाक में मिलाना। मुहावरे का अर्थ क्या? साथ तोड़ देना, साब तोड़ देना, साथ होगा यहाँ पर, साथ तोड़ देना। इसके बाद में फिर देखते हैं, कीड़ा में पड़ना, कीड़ा में मिलना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। तो क्या है? नष्ट कर देना। इसका अर्थ खाक में मिलना मतलब नष्ट कर देना। खाक में मिलाना, कहते हैं खाक में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। फिर तो इसका अर्थ क्या है? नष्ट कर देना। निम्न में से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? कौन सी दूसरी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की पहली रचना कौन सी? मालविका अग्निमित्रम पहली है।
मालविका अग्निमित्र, दूसरी है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक है, फिर देखते हैं मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूत की। मालती माधव भवभूत की रचना है। यह संस्कृत के महान कवि नाटककार थे तथा इनके नाटक कालिदास के नाटकों में तुल्य माने जाते हैं। उत्तर रामचरित व महावीर चरित की अन्य रचनाएं भी हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की। 10 कुमार चरितम दंडी की है। संस्कृत के महान दंडी द्वारा लिखी गई रचना 10 कुमार चरितम है। फिर इनकी काव्य दर्शा तथा अवंती सुंदरी कथा है। किसकी? दंडी की। दंडी की पहली रचना कौन सी है? 10 कुमार चरितम है। कौन सी? दंडी की। फिर इनकी रचना और 10 कुमार चरितम है। इनकी अन्य रचनाएं काव्य दर्शा और अवंती सुंदरी कथा है इनकी। फिर पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। प्रसिद्ध कृति पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, जो आधुनिक मीरा इस समय उनको क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं निहार, यामा, गिल्लू और निर्जा और संध्या गीत इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर देखते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। तो देखते हैं प्रकृति से प्रेम होने के कारण सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। फिर प्रश्न 14, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? साकेत है, साकेत है या फिर श्यामाधेनी, हल्दी घाटी है, प्रिय प्रवास से कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है किसकी? हरिओद जी की है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो हरिओद द्वारा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा तक का वर्णन किया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। कौन सा देश में? सर्ग कितने हैं? प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। कितने हैं? 17 सर्ग हैं। फिर कलम का सिपाही, कलम का सिपाही की लेखक कौन है? अमृत राय। कौन है? अमृत राय कलम का सिपाही। कलम का सिपाही एक जीवनी की विधा जिसके लेखक है अमृत राय या मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। ठीक है, ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? शेख नबी। शेख नबी ज्ञानदीप के क्या है? रचयिता है। ज्ञानदीप नामक रचयिता के शेख नबी, इसमें राजा ज्ञानदीप और देवजानी की कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है? शेख नबी, ये इनकी रचना है ज्ञानदीप। ठीक, और ज्ञानदीप और देवजानी की कथा का वर्णन किया गया है किसमें? ज्ञानदीप में। सूरदास के दुष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? किसमें संकलित है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली और में से कोई नहीं। सूरदास के दुष्टकूट पर सूरदास की रचना साहित्य लहरी में संकलित किए गए हैं। सूरसागर, सूर सारावली इनकी अन्य प्रसिद्ध कविताएं। किसकी? सूरदास की। सूरदास के दुष्टकूट पद किस काव्य में संकलित है? किसमें संकलित है? साहित्य लहरी में संकलित है। फिर देखिए निम्न में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं बताना है? किसकी नहीं? केशवदास की। कौन सी नहीं है? अनेक अर्थ मंजरी, ये है किसकी? बताना है, नाभादास की। अनेकार्थ मंजरी है किसकी? नाभादास की है। तो देखते हैं व्याख्या। प्रश्न में दी गई रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी केशवदास की कृति नहीं है, फिर तो यह रचना रामानंद जी की। अन्य रचनाएं केशवदास के द्वारा लिखी गई। अन्य रचनाएं केशवदास की कौन कौन सी हैं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिय और विज्ञान गीता। नेक्स्ट प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? कब माना है? 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। फिर रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? किसमें रही? श्रृंगार रस में रही। रीतिकाल की किस रस की प्रधानता काव्य में रही? रीतिकाल में। रीतिकाल के समय रीति का संशय पद्धति से इस काल की काव्य कृतियों में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, जीवेषणा का संधि विच्छेद कौन सा है? जीवेषणा का संधि विच्छेद जीवधन ऐषणा का है। जीवधन ऐषणा, जीवेषणा का संधि विच्छेद जीवधन ऐषणा है। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ आए का परिवर्तन यह विकार है। यहाँ आए का परिवर्तन विकार शब्द है। फिर देखिए प्रेमातुर शब्द इनमें से कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो क्या है? दिए गए शब्द प्रेमातुर का समास विग्रह प्रेम से आतुर है। इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास। फिर देखिए साहस्तेन खदाति में कौन सा कारक होता है? साहस्तेन खदाति में कौन सा कारक होता है? कारक। कौन सा कारक है? कारण कारक है। साहस्तेन खदाति। हस्तेन हिंदी का अनुवाद हाथ से होता है। इसमें उपसर्ग से होने के कारण कारण बना। जो हाथ से होता है वो कारण होता है। जैसे हाथ से लिख रहे हैं, हाथ से खाना खा रहे हैं, तो इसमें कारण होता है। कारण जो हाथ से जो वर्ग किया जाए उसको कारण बोलते। तो क्या है? साहस्तेन खादति, हाथ से खा रहे हैं, हाथ से पी रहे हैं और हाथ से लिख रहे हैं, तो इसका कारण होता है। परसर्ग से होने के कारण कारण कारक है। कविता की मर्म में कौन सी विभक्ति? कविता की मर्म में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। कविता का मर्म का संबंध कारण, कविता का मर्म में का संबंध कारक का परसर्ग है, जो कि षष्ठी विभक्ति से संबंधित है। इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। फिर उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में। किसमें है प्राण? बहुवचन में। जैसे प्राण और दांत का ऐसे शब्द है जो बहुवचन में है। प्राण शब्द का प्रयोग हमेशा सदैव बहुवचन में होता है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? सत्य धन जन भी होगा। सज्जन का संधि विच्छेद सत्य धन जन होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहाँ पे यहाँ पे हलंत लगा हो बीच में तो समझ जाओ व्यंजन संधि है। ऋण मुक्त संबंध में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? उपादान। कौन सा है? उपादान। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त। कहाँ से मुक्त है? ऋण से मुक्त होता है, जिसमें से उपादान कारक उपसर्ग है। अतः ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऋण से मुक्त मतलब ऋण से मुक्त से लगा हुआ है तो से उपादान का कारक होता तो उपादान शब्द हो गया, समास हो गया। ठीक। 28 का देखते हैं। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा? किसका? मोक्ष का। इसमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन से? निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण या मुक्ति होता है, तो क्या? निर्वाण। चर्म शब्द का समाभिन्नार्थक शब्द क्या है? समाभिन्नार्थक शब्द क्या है? चरम। क्या है? चरम। चरम एक विनार्थक शब्द है। क्या? चरम और
चर्म और चरम एक भिन्नार्थक शब्द युग्म है। चर्म का अर्थ त्वचा तथा चरम का अर्थ पराकाष्ठ होता है। जिन शब्दों के उच्चारण लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, क्या उच्चारण लगभग समान हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, समा भिन्नार्थक कहलाते हैं। फिर देखिए, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्धि उपन्यासकार की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्धि उपन्यास की रचना है? प्रेमचंद्र, मृदामन लाल वर्मा, उपेंद्र अस्क होता है यहाँ पे, कमलेश्वर। कमलेश्वर प्रसिद्ध उपन्यासकार। सुबह दोपहर शाम ये किसका है? सुबह दोपहर शाम किसका है? कमलेश्वर का है। कमलेश्वर के अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार लौटते हुए मुसाफिर, काली रात, डाक बंगला आदि उपन्यास हैं किसके? कमलेश्वर का। फिर राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को माना है। सरहप्पा को माना है। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। ठीक, हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। सिद्ध सरहप्पा 8वीं शताब्दी के दौरान हिंदी के प्रथम कवि माने जाते। किसके दौरान? किस सन के दौरान? 8वीं शताब्दी के दौरान सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसने कहा पहला कवि कौन है? राहुल साकृत्यायन ने। फिर हिंदी इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण किया है। किसने किया? मिश्र बंधु ने। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने किया। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास में मिश्र बंधु द्वारा रचित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 500 कवियों का क्या विवरण मिलता है। फिर गौड़ीय संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। आचार्य चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? 8 संख्या है। अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। 8 कौन सी देखते हैं। गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, परमानंद स्वामी, कुंभन दास स्वामी, कृष्ण स्वामी, सूरदास स्वामी, चतुर्भुज दास या चित स्वामी। ये क्या है? 8 प्रकार के क्या है? अष्टछाप के कवि। 8 प्रकार के अष्टछाप के कवि फिर से देखते हैं। गोविंद स्वामी, परमानंद स्वामी, कृष्णदास। गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, नंददास, कुंभन दास, सूरदास, चित स्वामी। ये अष्टछाप के कवि हैं। कितने? 8। वर्ष 1975 के बाद कविताओं को इनमें से क्या नाम दिया गया? आ कविता। क्या नाम दिया गया? आ कविता। वर्ष 1975 के बाद लिखी जाने वाली कविता आ कविता कहा जाता। जो 1975 के बाद में लिखी गई कविताएं हैं उनका नाम आ कविता कहा जाता है। ठीक है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी श्री कृष्ण शुक्ल। राग दरबारी कौन है? श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के उपन्यास के लेखक हैं। अचेतन कहानी किसकी है? महेप सिंह की। किसकी है? महेप सिंह की है। अचेतन कहानी के प्रवर्तक महेप सिंह हैं। फिर आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की है? कौन सी? हरी घास क्षण भर अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना। जबकि साये में धूप दुष्यंत की है। दुष्यंत की कवि की है। दुष्यंत मतलब लेखक की है। भी संसद से सड़क तक धूमिल की है। मछलीधर विजय देव नारायण शाही की रचना है। ठीक, संसद से सड़क तक धूमिल की है। और लक्ष्मीधर की कौन है? नारायण
शाही की साये में धूप ये दुष्यंत की। और घास हरी घास पर छड़ भरी अज्ञे की है। ठीक, समझ में आया। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन कीर्ति काव्य इनमें से कौन सी रचना है? बी है हम विष पाए जन्म के। बाल कृष्ण शर्मा है, भट्ट नहीं है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कीर्ति काव्य में से कौन सी है? हम विष साई जर्मन के हैं। ठीक, ये रचयिता बाल कृष्ण शर्मा है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन है? रीतबद्ध कवि। कौन से रीतबद्ध? केशवदास प्रसिद्ध कवि रचना। इन्होंने रसिक प्रिय तथा सर्वप्रिय नामक रीति ग्रंथ की रचना की है। सिया बयानी के रचयिता का नाम क्या है? सिया बयानी के रचयिता का नाम क्या है? मूषण। क्या है? मूषण। सिया बयानी के रचनाकार भूषण। इनके द्वारा रचित अन्य दो रचनाएं छत्रसाल दाशक तथा शिवराज भूषण। इनकी अन्य रचनाएं सिया भवानी के रचयिता का नाम भूषण। भूषण की दो रचनाएं हैं, कौन सी? यहाँ पे भूषण होगा। भूषण। ठीक, इनकी दो रचनाएं हैं छत्रसाल दशक तथा शिवराज भूषण। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 42। भारतीय युग का एक अन्य नाम कौन सा? भारतीय युग का एक अन्य नाम क्या? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसका? भारतीय के नाम से जाना जाता है। भारतीय युग पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। फिर इनमें भारतीय युगीन यहाँ पे यह है। भारतीय युगीन लेखक के कौन है? भारतीय युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद विद्यानिवास, रामकृष्ण दास। यहाँ पे गलत लिखा, रामकृष्ण दास। ठीक है, तो क्या है? भारतीय युगीन के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। 1856 से 1894 भारतीय मंडल के कवि पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, जबकि राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद 1865 में 1947 आदि द्विवेदी मंडल के कवि हैं। ठीक है, ये युगीन के हैं, बाकी सारे हरिओद विद्यानिवास, रामकृष्ण दास ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं। फिर तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? पहली बार डी। कब प्रकाशित हुआ तार सप्तक? 1943 में। पहला 1941, 1951 में पहला। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे के संपादक तत्व में हुआ था। इसी के माध्यम से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इन्हीं की तार सप्तक के माध्यम से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, जो किसने किया था? अज्ञे ने किया था। ठीक, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? यशपाल का कौन सा उपन्यासकार नहीं है? कब तक पुकारूं ये नहीं है। ये है किसका? राघे राघव का। दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच, ये किसका है? यशपाल का। कब तक पुकारी राघे राघव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक, तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा तार सप्तक 1956 में प्रकाशित हुआ। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें तो ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं व्याख्या में। एक मिनट। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। यहाँ पे 59 होना चाहिए। वर्ष 1962। ठीक, ये सही है। फिर देखते हैं मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? डी, छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। इसके आसपास के क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड आदि
हैं। निम्नलिखित में से नीलखंड में कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? योग रूढ़ है। नीलखंड में योग रूढ़ है। नीलकंठ रचना या उपन्यास किसकी, आप लोग बताइएगा कमेंट में। नीलकंठ का अर्थ है, नील है कंठ, जिसका एक योग रूढ़ शब्द है, जो कि पक्षी विशेष भगवान शिव के लिए सदा हो गया है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जैसे भोले बाबा, और एक पक्षी। फिर इनमें से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? ध्वनि नहीं है। प्रश्न नंबर 49। इनमें से कौन सा ध्वनि नहीं बताना था ना? कौन सा नहीं है? सी नहीं। महाप्राण प्रत्येक व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग होता है, जैसे खा, गा, चा, दा आदि महाप्राण व्यंजन है, तथा जा महाप्राण ध्वनियां नहीं है। ठीक। हिंदी की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? हिंदी की राजभाषा में संवैधानिक की मान्यता कब प्राप्त हुई? डी, 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुई थी। हिंदी को राजभाषा दर्जा 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से मिला था। अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कारक कौन सा है? अशोक ने पत्र लिखा, कर्ता ने कर्म को कारण से, तो इसमें क्या है? कर्ता ने, मतलब कर्ता से किया ना, तो कर्ता ने, तो क्या होगा? कर्ता होगा। व्याख्या देखते हैं। प्रश्न में दिया गया वाक्य अशोक ने पत्र लिखा, इसमें अशोक पढ़ने का कार्य कर रहा है तथा इसके साथ ने उपसर्ग तथा जुड़ा है। इसमें कर्ता कारक कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? उपजीवी ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और शिव पुराण। तो क्या है? भ्रमर गीत उपजीवी क्या है? श्रीमद् भगवत पुराण है। ठीक है। सूरदास की व्याख्या, सूरदास द्वारा दिया गया भ्रमर गीत, सूरदास किसके द्वारा दिया गया है? ग्रंथ भ्रमर गीत। और श्रीमद् भगवत महापुराण में 10 स्कंद 47वें में है। किसमें? 10 स्कंद 47वें में अध्याय के 12 से 21 श्लोक है। इसमें क्या? ये श्रीमद् भगवत महापुराण 10 स्कंद में है, जो कि 47वें में है, 47वें अध्याय में, और 12 से 21 श्लोक मिलते हैं। किसमें? श्रीमद् भगवत महापुराण में। किससे लिया गया है? भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत है किसकी रचना? सूरदास की। ठीक। फिर देखते हैं विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में? विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। जिसमें माँ हो वो अवधि में है, और जिसमें माँ नहीं है वो ब्रज भाषा में है। याद करने की ट्रिक। तुलसी की कृति विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। किसकी? तुलसीदास की। फिर नेक्स्ट प्रश्न, राघव चेतना इनमें से किस सूफी का पात्र है? राघव चेतना इसमें से किस सूफी का पात्र है? राघव चेतना इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चंदायन। किसका है? चंदायन का। राघव चेतना पद्मावत सूफी काव्य का पात्र है। किसका है? सी का है। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम मृगावती, मधुमालती। किसकी? कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, किसकी रचना थी? मृगावती की। ठीक। मृगावती नामक ग्रंथ कुतुबन ने की थी। किसने की थी? कुतुबन ने की थी। कौन सी? मृगावती। राम शक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? किसने किया था? बी, अग्रदास ने किया था। अग्रदास ने राम शक्ति शाखा परंपरा रसिक प्रिय का समावेश रसिक प्रिय संप्रदान की स्थापना की थी। बदनाष्टक के रचयिता कौन है? बदनाष्टक के रचयिता रहीम है। कौन है? रहीम है। ये सारे प्रश्न
हल प्रश्न पत्र है जो कि टीजीटी में सारे प्रश्न पूछे गए थे 2016 में, उसको हम हल करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत सरल पेपर आया हुआ था। मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास है। मदनाष्टक खड़ी बोली में रचित है। किसमें? खड़ी बोली में रचित है। कौन? मदनाष्टक। मदनाष्टक है किसकी रचना? रहीम की। हर्ष का विलोम शब्द क्या? हर्ष का विषाद होता है। हर्ष का विषाद। प्रश्न में दिए गए हर्ष विलोम का शब्द विषाद होता है। फिर जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक वाक्य, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। समाचार भेजता हो एक शब्द संवाददाता होगा। एक दोस्त था, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा शेष लग जाना। एक तो दोस्त था, उस पर दूसरा दोष लग जाना। ठीक, दोष लग जाना की सही कहावत क्या है? शीप। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, कहते हैं ना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। एक और दोष लगा था, दूसरे ने फिर आकर दूसरा दोष लगा दिया। फिर है नैष ध्येय चरित। नैष ध्येय चरित किसकी है? नैष ध्येय चरित किसकी रचना है? श्री हर्ष की है। नैष ध्येय चरित भट्टराई से नाम से प्रसिद्ध है। किससे? भट्टराई नाम से प्रसिद्ध है। 3 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? इसमें से एक महाकाव्य रचयिता श्री हर्ष है। ठीक, श्री हर्ष किसके हैं? नैष ध्येय चरित के। प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सी रचना कवि मांग की है? कृतार्जुनीय, मेघदूतम, दशकुमार चरितम, शिशुपाल वधम। कौन है? मेघदूत की। कौन है? मांग की। शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य कवि मांग की रचना है। इनमें से कृष्णा और शिशुपाल के वध का वर्णन किया है। किसका? कृष्णा और शिशुपाल का वर्णन किया गया। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या? थोड़े में बहुत कुछ कहना या बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं। कविताएं। दिए गए बहुवचन क्या होगा? कविताएं। रमा कृष्णाणु में कौन सा समास है? रमा कृष्णाणु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। रमा कृष्णाणु में द्वंद्व समास, इसका समास विग्रह रमा च कृष्णा होगा। फिर सज्जन पपाद जुगुप्ते। सज्जन, यहाँ पे सज्जन पपाद जुगुप सते का संधि विच्छेद क्या है? अनुवाद क्या है? सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करेगा। कौन सा? ए, सज्जन पाप से घृणा करता है। दी गई संस्कृत अनुवाद सज्जना पपाद जगुप्ते। ठीक, तो हिंदी में अनुवाद किया सज्जन पाप से ग्रहण करता है। रमेण सा सीता वनम गच्छाति, इसका क्या होगा? रमेण सा सीता वनम गच्छाति का अनुवाद हिंदी क्या है? राम के साथ सीता वन गई थी। राम के साथ सीता वन गई थी और राम के साथ सीता वन जाती होगी। राम के साथ सीता वन जाती है। राम के साथ सीता वन जाएगी। तो इसका क्या है? सी, राम के साथ सीता वन जाती है। ठीक, दिए गए संस्कृत वाक्य में रमेण सा सीता वनम गच्छाति का अनुवाद है राम के साथ सीता वन जाती होगा। फिर देखते हैं सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? क्या है? सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी सूफी कवि फारसी भाषा की रचना लिखी। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इनकी यह रचना है। फिर है आज का अंतिम प्रश्न, उसके बाद में कल फिर पढ़ाते हैं आधा आधा। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवाड़ी में हुआ था। तलवाड़ी में ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में। फिर 21 में टीजीटी में भी पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है। गुरु नानक देव का जन्म 1459 ईस्वी में तलवाड़ी नामक गांव में हुआ था, जो कि लाहौर में है। ठीक है, फिर देखते हैं, अब कल पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब